दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो देहरादून की घाटियों में कभी लोगों के दिल दहला देने वाली थी। इस मैन ईटर को लोग कुंबर देवी मैन ईटर के नाम से भी याद करते हैं। ये कहानी लिखी है शेख अल्ताफ़ हुसैन देहरादूनी ने, जो खुद इन जंगलों और उनकी दहशत के गवाह रहे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए। चलिए चलते हैं उन पहाड़ों, उन घाटियों और उन खौफनाक रास्तों की तरफ जहां कुंबर देवी मैनीटर की दहशत कभी अपने चरम पर थी। अगर आपको ऐसी असली हंटिंग और मैनीटर की कहानियां पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि अब तक अगला खौफनाक किस्सा सबसे पहले पहुंचे। अंग्रेजी दौरे हुकूमत में यूपी का शहर देहरादून खास शोहरत रखता था। खूबसूरती और सरसब्ज मंजर लाजवाब थे और यहाँ का मौसम और घने जंगल अपनी मिसाल खुद थे। सेहत और सांस लेने के लिए ये मकाम बेहतरीन माना जाता था, इसलिए अंग्रेज बहादुर लोग यहाँ रहने के लिए कोशिश करते थे। कुदरत ने भी ज़मीन को खूबियों से नवाजा था और मुख्तलफ नज़ारे यहाँ मिलते थे। मिसाल के तौर पर यहाँ पीने का पानी दो किस्म का था। एक आम पानी जो पहाड़ों से बर्फ पिघल कर आता था, और दूसरा पुराने नाले का जो गलियों से इकट्ठा किया जाता था। पहाड़ों पर मौजूद चश्मों में से फूट फूट कर ये पानी खड्डों में जमा रहता था। ये पानी मज़ेदार, ठंडा और हजम के लिए अच्छा होता था। इस किस्म के पानी के दो मशहूर चश्मे थे, सनसना धारा और सल्फर स्प्रिंग। सल्फर स्प्रिंग, जिसे हम अपने जुबान में गंधक का चश्मा कहते हैं, का पानी कई बीमारियों का घरेलू इलाज माना जाता था। अक्सर गैर मुल्की लोग ये पानी अपने साथ ले जाते थे क्योंकि ये लंबे अरसे तक खराब नहीं होता था। इस चश्मे पर रुकने का इंतज़ाम भी था। डिप्टी कमिश्नर की खास इजाज़त से यहाँ रुकना मुमकिन था क्योंकि ये काफ़ी पुरसुकून जगह थी। करीब ही दो मशहूर पहाड़ थे, मसूरी और चक्राता। चक्राता बहुत ठंडा और बुलंद था और उसके नीचे जमुना बहते हुए नजर आती थी। मसूरी से देहरादून तक पैदल का रास्ता सिर्फ 14 मील का था। गर्मियों में यहाँ काफी रश रहता था। राजा, महाराजा, नवाब और बड़े तनख्वाहदार लोग यहाँ गर्मियां गुजारते थे। खास तौर पर गर्मियों में हिंदुस्तान के हर हिस्से से लोग मसूरी और देहरादून में नजर आते थे। और इन खूबियों के अलावा देहरादून की एक बड़ी खूबी यहाँ के जंगल थे। ये जंगल शिकार के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। यहाँ बटेर से लेकर हाथी तक हर किस्म का शिकार मिलता था। मौसम बदलने पर प्राइवेट फॉरेस्ट्स खाली हो जाते और जानवर अपने ठिकानों पर चले जाते। हुकूमती फॉरेस्ट्स में शिकार खेलने के लिए खास कवायद थे जिन्हें सख्ती से माना जाता था। पहले रिजर्व ब्लॉक बुक करवाना पड़ता और उसकी चाबी मिलने पर ही जंगल में दाखिल हो सकते थे। जरूरत पड़े तो रेस्ट हाउस भी बुक करवाना पड़ता था। फॉरेस्ट रूल्स की कई पाबंदियां थीं। रिजर्व ब्लॉक में सिर्फ 15 दिन तक शिकार खेला जा सकता था और फिर 15 दिन के लिए ब्लॉक खाली छोड़ दिया जाता ताकि जो जानवर आपकी फायरिंग से डरकर भाग गए हों वो वापस अपने ठिकानों पर लौट आए। शिकार के लिए 3 किस्म के परमिट होते थे और जो परमिट आपके पास होता था उसी के मुताबिक शिकार का मजा था। पहली किस्म का परमिट बिग गेम कहा जाता था, जिसमें हाथी को छोड़कर बाकी तमाम बड़े जानवर मारने की इजाजत होती थी। कुछ फॉरेस्ट रूल्स और तादाद की पाबंदियां लाजमी थी। दूसरा था स्मॉल गेम परमिट। इसके तहत तमाम परिंदे मारने की इजाजत थी। तादाद मुकर्रर नहीं होती थी, मगर कुछ फॉरेस्ट कवायद यहाँ भी लाजमी थे। तीसरा था सालाना परमिट। इसके तहत हर उस ब्लॉक में शिकार खेलने की इजाज़त थी जो किसी और के नाम रिजर्व ना हो, मगर इसके साथ कुछ पाबंदियां भी जुड़ी होती थी। मिसाल के तौर पर किसी चिरिंदे या परिंदे की मादा को मारना सख्त मना था। बच्चों को भी नहीं मारा जाएगा। इसके अलावा जिस मौसम में किसी जानवर के बच्चे या अंडा देने का वक्त हो, उस मौसम में उसका शिकार बना था। आपको एक लिस्ट मिलेगी जिसमें तहरीर होगा कि किस मौसम में किस जानवर का शिकार मना है। इन हालात और इतनी सख्ती की वजह से कानूनी गवर्नमेंट फॉरेस्ट में शिकार करना काफी सब्र और हिम्मत का काम था।
और यही पाबंदियां वहां के जानवरों की हिफाजत का सबब बन रही थी। उन्हीं दिनों में मेरे एक दोस्त के यहाँ एक साहब दिल्ली से मेहमान आके रुक गए। मालूम हुआ कि ये हजरत मिस्टर बैरी भी मेरे जैसे शिकार के शौकीन हैं और इनका फायरिंग शॉट भी अच्छा है। उनका रिवायत था कि रोज शाम को मोटर में बैठकर सड़क पर निकल पड़ते और अगर किस्मत में कोई जानवर सामने आ जाता तो उसे निशाना बना लेते। जब मिस्टर बैरी का साथ मिला तो क्या कहने, उस रोज हम उसी सड़क पर निकल पड़े जो सहारनपुर जाती थी और दोनों तरफ जंगल था। ये जंगल अगर चाहे डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर का हो, लेकिन शिकार के हिसाब से देहरादून के जंगलों से कम नहीं था। हम लोग जंगल का जायजा लेते जा रहे थे जब हमने असावरी ब्लॉक से काली के मंदिर का मोड़ लिया। बाईं तरफ नजर पड़ी तो वहां एक खड्डा था। बारिश में वहां पानी बहुत होता था, मगर बिना बारिश के खुश्क रहता था। उस पर एक छोटा सा पुल भी था। शाम गहरी होने लगी, सूरज छुपने से पहले ही हवा में ठंडक आ गई। जैसे ही गाड़ी पुल के पास से गुजरी, मैंने देखा कि उस खड्डे से एक बाघ आहिस्ता आहिस्ता जंगल की तरफ जा रहा था। मैंने तुरंत गाड़ी रोकी और निशाना लगाया और फायरिंग कर दी। जल्दी में निशाना थोड़ा हट गया और फायरिंग बाघ की कमर पर लगी, जिससे उसका आधा बदन जख्मी हो गया। अभी मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि दूसरी फायरिंग करूं या बाघ को भगाने दूं कि एक और गाड़ी हमारे बिल्कुल पास रुक गई। उसमें से एक साहब उतरे और बड़े दोस्ताने लहजे में पूछा, क्या मार दिया? मैंने भी शिकारी अंदाज में फौरन जवाब दिया, बाघ था, आपके पास परमिट है? उन्होंने चेहरा बदलकर पूछा। तब मुझे एहसास हुआ कि शायद ये हजरत खान बहादुर हैं, जो फॉरेस्ट ऑफिसर है। हम दोनों का दिल थोड़ा परेशान हो गया। गाड़ी बंगलों पर पहुंचा और खान बहादुर कुछ देर अपने स्टाफ से बातचीत में मसरूफ रहे। इस दौरान मैंने और बैरी ने सलाह की, हालातों का तकाजा यही था कि इस वक्त इनसे ज्यादा बहस ना की जाए, बल्कि जो वाक़े हुआ है उसे वैसे ही बयान कर दिया जाए। खान बहादुर साहब काम निपटाकर हमारी तरफ मुड़े और फरमाने लगे कि क्यों साहब, क्या आपको मालूम नहीं कि एक गवर्नमेंट फॉरेस्ट है और बिना परमिट शिकार करना कानूनन जुर्म है? आपका फरमाना बिल्कुल दुरुस्त है। सिर्फ इतनी अर्ज से कि बाघ को देखकर कानूनी हदें जहां से ख़त्म हो गईं और जान कैसी शूट हो गई। जुर्म कबूल करता हूं और आप जो सज़ा तजवीज़ फरमाएं हाजिर हूं। हमारी साफ गोई काम कर गई। खान बहादुर साहब का लहजा थोड़ा नर्म पड़ा और कहने लगे, इसकी कानूनी सज़ा बहुत कुछ हो सकती है, मगर आपकी साफ गोई की बिना पर मैं आपको कानून के हवाले नहीं करना चाहता। मगर इतना ज़रूर बता दूं कि शरीफ आदमियों का काम चोरी नहीं। आप शिकार ज़रूर खेलें और खूब खेलें, मगर साथ साथ कानून का एहतराम करना भी सीखें। चूँकि ये आपका पहला जुर्म है, इसलिए रियायत से काम लेकर मैं आपको सिर्फ 50 रुपये फॉरेस्ट फंड में जमा कराने का हुक्म देता हूँ। हमने फौरन तमील की और उनके साथ चाय पीकर रुखसत लेने वाले थे कि अचानक उन्हें कुछ याद आया। उन्होंने कहा, जो बाघ आपने जख्मी किया है उसे मार दो और अगर मर गया है तो उठा कर ले जाओ। बाघ को जख्मी करके जंगल में छोड़ देना ठीक नहीं। खान बहादुर साहब ने अपने ब्लॉक में हमें शिकार खेलने की और दूसरी सहूलतें मुहैया कराने की भी दावत दी और हमने शुक्रिया अदा करके रुखसत ली। अगला रोज़ सुबह मैं और बैरी डग बंगलो पहुंचे और वहां से 2 फॉरेस्ट गार्ड और चौकीदार साथ लेकर जख्मी बाघ की तलाश में निकल पड़े। एक जगह खून के निशान नजर आए। बाघ का खून बहुत निकल रहा था। ख्याल था कि वो नज़दीक ही कहीं मिलेगा। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। देखा तो बाघ मुर्दा पड़ा था। हमने उसे उठाया और डाक बंगलो ले आए। खान बहादुर साहब ने देखा तो बोले, ओहो, बाघ तो आप लोगों को बहुत आसानी से मिल गया। बैरी ने धीरे से मेरे कान में कहा, हाँ, और सिर्फ 50 रुपए में। बाघ की खुशी में हम जाने की जल्दी में थे, मगर खान बहादुर साहब ने खाने पर रोक दिया। पता चला कि खान बहादुर साहब बड़े ईमानदार, परहेजगार और निहायत साधारण आदमी थे। तंदुरुस्ती लाजवाब थी। तबीयत में सादगी और हमदर्दी इतनी थी कि अगर कोई जानवर जंगल में कमज़ोर या बेहाल नज़र आता तो वो उसको मार देने की बजाय ख्याल करते और कहते कि ऐसा करना ठीक नहीं, गरीब अपनी रोज़ी भी तलाश ना कर पाता होगा। कुछ हफ्तों बाद मैंने ढोलखंड ब्लॉक रिजर्व करवाने के लिए खान बहादुर साहब के नाम दरख्वास्त दी। जब वह मेरा नाम रिजर्व हो गया तो रेस्ट हाउस में अपना कैंप जमा लिया। मेरे ब्लॉक से दूसरा ब्लॉक गवर्नर ब्लॉक कहा जाता था।
जो सिर्फ गवर्नर के लिए खास था। जब गवर्नर शिकार के लिए आते तो 2-3 बाघ और 50 मोर और मुर्ग इस तरह से शिकार कर लेते जैसे उन्होंने पाल रखे हों। इस सिलसिले में गवर्नर साहब फॉरेस्ट वालों की तारीफ में कुछ ज़बानी इजहार कर देते और बस। मेरे मुलाजिम ने मेरे ब्लॉक में कील बांधी तो बाघ उसी शाम वह ले गया। सुबह सुबह ही वो दौड़कर मेरे पास आया और इत्तला दी कि तमाम इंतज़ाम मुकम्मल हैं। मैं और बैरी सामान लेकर कैंप पहुंचे। देखा तो मचान मौके पर बना हुआ था और हांके वाले बैठे हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे। मैं और बैरी मचान पर चढ़ गए। हाके वालों ने हांका शुरू किया। थोड़ी देर में एक बाघ अपनी जगह से उठकर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे सामने आया। मैंने उसकी गर्दन को निशाना बनाकर गोली चलाई। बाघ एक धाड़ के साथ गिरा। गोली गर्दन के पार निकल गई थी और कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। बाघ जरूरत से ज्यादा खूबसूरत और तंदुरुस्त था। हम सब खुशी से उसे लाद कर खान बहादुर की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचे तो खान बहादुर साहब अपने बड़े बेटे मिस्टर शमशाद के साथ बैठे चाय पी रहे थे। उन्होंने बाघ को देखते ही अपना गुस्से का इजहार किया और बोले, ये बाघ आपने गवर्नर ब्लॉक का मार लिया, अच्छा नहीं किया। मैंने यकीन दिलाया कि साहब मैं तो अपने ब्लॉक से मारकर लाया हूं, बेट बांधी थी और मैंने ही मार दिया, आप खुद मौके का मया न कर लीजिए। और उनके साहबजादे ने हाँ में हाँ मिलाई। तब जाकर उनका मूड थोड़ा ठीक हुआ। कहने लगे, आप किस्मत वाले शिकारी हैं, ऐसा अच्छा बाघ आसानी से नहीं मिलता। बात यहीं खत्म हुई और हम लौट आए। ये तो रही आम बाघ और आम शिकार की बात। असल किस्सा तो मैन ईटर का है। मेरे तजुर्बे के मुताबिक बाघ खास तौर पर डरपोक और शांत जानवर होता है। अगर उसे छेड़ा ना जाए तो यकीनन वो किसी को कुछ नहीं करता। अगर वो किसी रास्ते से चलकर आ रहा हो और आपका उसका सामना हो जाए तो आप खामोशी से रास्ते से हट जाओ, वो भी ऐसे ही चले जाएगा। मुझे ऐसे कई वाक़यात हुए हैं जिनका जिक्र मैं फिर कभी करूँगा। लेकिन बाघ की असली नाराज़गी तब दिखती है जब वो मैन ईटर बन जाता है। लेपर्ड की फितरत चंचल और तेज होती है। वो सीधा चलते चलते भी एक झटका मारकर चलेगा। बाघ के मुकाबले में लेपर्ड ज़्यादा चुस्त और खतरनाक होता है। बाघ आमतौर पर सीधी फितरत का और डरपोक होता है। सिर्फ मजबूरी में वो खतरनाक हो सकता है। समझ लीजिए कि हर जंगल का जानवर इंसान से डराता है। कोई भी बाघ पैदाइशी मैनीटर नहीं होता। कुछ हालात और मजबूरियां ऐसी होती हैं जिनके चलते बाघ मैनीटर बन जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी शिकारी ने बाघ को जख्मी करके छोड़ दिया और बाघ किसी वजह से मजबूर हो गया तो वो जंगल के छुपने छुपाने वाले जानवरों का शिकार आसानी से नहीं कर पाता। जंगल के और जानवर भी होशियार होते हैं और बाघ का शिकार करना उसके लिए आसान नहीं होता। ऐसे में गरीब बाघ को हफ्तों तक शिकार नहीं मिलता। वो भूख से कमज़ोर पड़ जाता है। कभी कभी उसके बदन के बाल भी भूख और खानपान की कमी से खुरदुरे हो जाते हैं। लेकिन जब उसे कोई शिकार मिल जाता है और वो अच्छी तरह पेट भरकर खा लेता है तो 2-3 घंटे के अंदर उसकी सारी कमज़ोरी दूर हो जाती है और बाल फिर चमकने लगते हैं। दरअसल बाघ की मौत का सबब भी अक्सर यही भूख होती है। जब बाघ बहुत भूखा हो और अच्छी तरह पेट भरकर खा ले तो उसे एक तरह का नशा सा हो जाता है। फिर वह आराम करने लगता है। जब शिकारे ने देखा कि बाघ ने बेट का शिकार कर लिया है तो समझ जाता है कि बाघ नज़दीक ही कहीं पड़ा होगा और हांके से निकल आएगा। अब बाघ का मारा जाना शिकार की महारत और हांके पर डिपेंड करता है। खास तौर पर जब जंगल के आम शिकार बाघ के लिए मुश्किल हो जाते हैं तो वो मजबूरन मैन ईटर बन जाता है। बाज़ मर्तबा ऐसा भी होता है कि कहीं इंसान और बाघ का सामना हो जाए और एक बार उसने इंसानी खून का स्वाद चखा तो उसका जहन बदल जाता है। इंसानी गोश्त ज़्यादा लजीज होता है और जैसे कुत्ता या सांप एक बार काटकर आदत बना लेते हैं, वैसे ही बाघ भी एक मर्तबा इंसानी मज़ा चखे
तो इंसान का मुस्तकिल दुश्मन बन जाता है। उस समय यहाँ एक मशहूर मेला होता था, देवी पूजा, जो पहाड़ की तलहटी में एक मंदिर में लगता और 10 रोज तक चलता। लोग दूर दूर से बैलगाड़ियों में सवार होकर आते थे। यहाँ से 2 मशहूर तीर्थ, हरिद्वार और ऋषिकेश, करीब थे। आने जाने के लिए 2 सड़कें थीं, एक फॉरेस्ट रोड और दूसरी पेडेस्ट्रियन रोड। लेकिन उस समय ज़्यादा इस्तेमाल सिर्फ फॉरेस्ट रोड ही होता था, इसलिए लोग फॉरेस्ट ऑफिसर से दरख्वास्त करके कुछ मुआवजा देकर और इजाज़त लेकर 20 दिन के लिए गेट खुलवाने और सड़क चलाने की इजाज़त ले लेते थे। सड़क की सूरत ये थी कि दाएं बाएं जंगल और बीच में कोई 8 फुट चौड़ी कच्ची सड़क थी, जिस पर कुछ फासला पर गेट होते। मेला गर्मियों में होता और रात को ज़्यादा चलने के सबब जंगल के जानवरों को खास परेशानी उठानी पड़ती। जंगल के गर्भ से बाहर खुली जगह और हवा की तलाश में निकलने से झाड़ झंकार की वजह से मच्छर भी ज़्यादा होते थे। इसलिए जंगली जानवर भी ऐसी जगहों पर आ जाते जहां कम घास और झाड़ थे। मेले के दिनों में इंसानों को आते जाते देखकर जंगली जानवर दूर दूर भाग जाते। लेकिन बाघ तो जंगल का बादशाह भी होता है, बेफिक्र घूमता फिरता, थोड़ा आराम करने और हवा लेने के लिए इन सड़कों पर आके लेट जाता। इन्हीं दिनों में जब मेला चल रहा था, एक रात ऐसा हुआ कि एक बाघ बेफिक्री से सड़क के बीचों बीच लेटकर हवा ले रहा था। उसी वक्त 2-3 बैलगाड़ियां, औरतें, बच्चे और मर्द भरे हुए वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि एक बाघ सड़क के बीच में है। 7-8 सर फिरे नौजवान बैलगाड़ी से उतरकर पत्थर उठाकर बाघ पर बरसाने लगे। उनका ख्याल था कि पत्थर और शोर से बाघ भाग जाएगा, मगर बाघ भी जानवर है। पत्थर खाकर वो भी गुस्से में आ गया और छलांग लगा के एक आदमी को पकड़कर जमीन पर दबा दिया और खून से लथपथ कर दिया। बचे हुए लोगों के शोरगुल से वो वहां से भाग गया। बाघ ने कुछ लोगों को चोट पहुंचाई और फिर वापस जंगल में घुस गया। धीरे धीरे पता चला कि उस बाघ के मुंह पर इंसानी खून लगा हुआ है और वो मैन ईटर बन चुका है, क्योंकि उसी मेले के दौरान उसने 4 आदमियों को चट कर लिया था। इस वाकये ने पूरे इलाके को हिला डाला। मेले की खुशी और लोगों का सुकून एकदम टूट गया। लोगों का डर बढ़ गया और फॉरेस्ट वालों के लिए ये जान से जुड़ी हुई समस्या बन गई। अब तो गांव-गांव में खौफ छा गया था। जिला कमिश्नर के पास गांव वालों के ग्रुप्स आने लगे। फॉरेस्ट ऑफिसर लोग खुद बहुत परेशान हो गए। जल्द ही जिला कमिश्नर की तरफ से इस बाघ के शिकार पर इनाम का ऐलान हुआ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी ऐलान किया कि जो भी जैसे भी शिकार से इस कंबर देवी के मैन ईटर बाघ को मारेगा, उस पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। जो ब्लॉक चाहे वहां जा सकते हैं और सूरज डूबने के बाद भी गोली चलाने की इजाजत होगी। इस ऐलान के साथ ही 10 से भी ज्यादा शिकारी जान की बाजी लगाकर मैदान में कूद पड़े। किस्मत आजमाने का सिलसिला शुरू हो गया। देहरादून के जॉइंट मैजिस्ट्रेट ने खास तौर पर कहा कि दिन रात जंगल में काम चलेगा। शिकारियों की ये फौज इतनी सख्त हो गई कि शायद मैन ईटर को भी अब पता चल गया हो। मैन ईटर बाघ बहुत चालाक हो गया था। उसने भी बच बचकर वार करना शुरू कर दिया। 3 आदमियों को वो चट कर गया, जैसे वो शिकारियों को चैलेंज कर रहा हो, आज यहां और कल वहां। खबरें आती रहीं और मैन ईटर इधर उधर चलता फिरता रहा। शिकारी उस खुशी में थे कि शायद मैन ईटर कहीं मिल जाएगा, मगर ऐसे बाघ को पकड़ना जान और माल की बड़ी बाजी लगाने के बराबर होता है। बहुत मेहनत और बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, तभी कभी वो हाथ आता है। उन दिनों मेरा दोस्त भगवान दास बहुत मसरूफ था। एक रोज मैं उसी के पास बैठा हुआ था कि टेलीफोन की घंटी बजी। महाराज प्रसाद ने फोन उठाया और मेरी तरफ बढ़ा दिया। हाँ, खान बहादुर साहब बोल रहे थे। सलाम के बाद बोले, भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, कब और कहाँ आऊँ? मैंने अर्जी की कि आप तकलीफ क्यों करेंगे, मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा। टेलीफोन बंद हुआ और मैं उनके दफ्तर की तरफ चल दिया। दफ्तर के लोग एक इंजीनियर साहब मिस्टर फारूकी से बात करने लगे। फारूकी बोले, आप तो मैन ईटर से इतने डर गए कि हमसे मिलने को भी तरस गए। मैंने कहा, नहीं हजरत, डर नहीं हूं,
बस इन दिनों तबीयत खराब रही, इसलिए हाजिर न हो सका। खान बहादुर बोले, मुझे ऐसा ख्याल आया कि मैनीटर के शिकार में आप भी हिस्सा लें। मैंने कहा, मैनीटर एक ही है और शिकारी दर्जन भर हैं। अगर मैं भी शामिल हो जाऊं तो मेरे हिस्से में मुश्किल से उसकी एक झलक ही आ सकेगी। वो बोले, अच्छा मजाक छोड़िए और बताइए, इस सिलसिले में आपकी दिलचस्पी ना होने की असल वजह क्या है? मैं खान साहब से बोला, बात यह है कि सब लोग किस्मत आजमा कर लें। अगर फिर भी किस्मत से वो मैनीटर बच गया तो बंदा हाजिर है। खान बहादुर ने मेरी बात का बुरा नहीं मनाया और आराम से बोले, ये तो कोई बुरी बात नहीं, हमारी तो इज्जत पर बनी हुई है। आपको तो कहे बिना ही सामने आना चाहिए था। इस मामले ने तो हमारी नींद हराम कर दी है। बाघ मारने में बड़ी महारत चाहिए। समझता हूं आप तवज्जो करेंगे तो जरूर कामयाबी होगी। मैंने शर्मिंदा होकर कहा, खान साहब, आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह वो जल्द ही आपके कदमों में होगा, मगर सिर्फ कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर आपको अमल करवाना होगा। पहली बात यह कि सिर्फ 7-8 दिन के लिए जंगलों में फायरिंग को रोक दिया जाए। दूसरी बात यह कि तमाम गांव वालों को ऐलान किया जाए कि सूरज डूबने के बाद हर हाल में कोई अपने घर से बाहर ना निकले, ना कोई जानवर आबादी से बाहर छोड़ा जाए। इसके अलावा मैंने कहा, अगर हमें आपकी मदद दरकार हुई तो वक्त आने पर अर्ज करूंगा। खान बहादुर से रुखसत होकर मैं मिस्टर बैरी के पास गया और उन्हें बताया कि हम दोनों मैन ईटर के शिकार पर निकल रहे हैं। फिलहाल आप दिल्ली वापस जाने का प्रोग्राम कैंसिल समझ लीजिए। इसके बाद हमने दरमियानी साइज का एक सूर खरीदा और एक शख्स शुक्कुर लाल हमारे साथ धोलखंड डाक बंगला पर रवाना हो गया। हमारा प्लान ये था कि जितना हो सके आबादी में बाघ के शिकार के तमाम जरिए बंद कर दिए जाएं। जंगली जानवर आमतौर पर आसानी से हाथ नहीं आते, इसलिए हमने सोचा कि बछाड़े या मोटे तंदुरुस्त सूर बांधे जाएं, क्योंकि सूर का गोश्त बाघ को बहुत पसंद होता है। ये भी सच है कि अगर कोई बड़ा सूर हो और बाघ उस पर हमला कर दे तो सूर भी बाघ के मुकाबले उतर आता है। अगर कोई जंगली जानवर बाघ से लड़ता है तो वो सूर माना जाता है। इस वजह से बाघ भी बड़े होशियारी से हमला करता है। सूर का बंदोबस्त हो गया तो हमने अपने तमाम ज़रूरी सामान इकट्ठा किए और रेस्ट हाउस में अपना कैंप लगा लिया। शुक्र लाल ने हाथ में सूर की रस्सी पकड़ ली और हमने गुलाम हुसैन को ताकीद की कि अपनी मदद के लिए 2 आदमी और मंगवा ले। फॉरेस्ट गार्ड ने फौरन इंतज़ाम कर दिया। अगले रोज़ गुलाम हुसैन को इस मिशन पर भेजा गया ताकि वो सूर को उस जगह पर बांध दे जहां मचान की सहूलियत भी हो। पर सूर इस तरह बांधा जाए जैसे घोड़े की पछाड़ी बांधी जाती है। उसकी खुराक सामने डाल देना और सुबह ही जंगल जाकर देखना, अगर सूर मारा गया तो मुझे फौरन इत्तला करना और अगर नहीं मारा गया तो उसकी जगह बदल बदल कर बंधाना। दूसरे दिन सुबह सुबह शुक्र लाल पहुंचा और खबर दी कि बाघ सूर उठाकर ले गया। हमने एक और सूर खरीदकर 2 दिन का फर्क देकर इस सूर को भी इसी तरह बंधवाने का हुक्म दिया। साथ ही ये यकीन भी हो गया कि अब बाघ की खाल हमारे नज़दीक है। बाघ का कानून यह है कि जिस जगह एक मर्तबा उसे शिकार मिल जाए तो वही जगह वो बार बार घूमेगा। वो सूर बाघ के लिए काफ़ी था और जब फिर भूखा होगा तो ज़रूर इस तरफ आएगा, क्योंकि हमने उसके पेट भराने के दूसरे रास्ते बंद कर दिए थे। वक्त से पहले ही हमने खान साहब से हाथियों और आदमियों का इंतज़ाम कर लिया और उनके साथ करीब 40 आदमी तैयार रखवाए। उन्होंने कहा, आप फिक्र न करें, हाथी और आदमी 5 मिनट की नोटिस पर आपके लिए तैयार मिल जाएंगे। गुलाम हुसैन को ताकीद की, जैसे ही सूर मारा जाए फौरन खान बहादुर साहब के पास पहुंचकर उनसे आदमी और हाथी ले आना। जंगल में 3 तरफ हाथी खड़ा करना और चौथी तरफ मुनासिब जगह पर करीब 18 फुट ऊंचा मचान लगा देना और मचान पर भी एक आदमी बिठा देना ताकि ऊपर से जंगल पर नज़र रखी जा सके। थोड़े थोड़े फासले पर आदमी खड़ा करना जो कुछ खड़खड़ाते रहें। इसके बाद मैं घर आया, सामान दुरुस्त किया, आतिशबाजी की दुकान से 50 पटाखे और बारूद भरे अनार खरीदे और इत्मीनान से शिकार गाड़ी तैयार करके मुनासिब वक्त का इंतज़ार करने लगा। तीसरे दिन गुलाम हुसैन खुद खबर लाया कि किल हो गई और सब काम तैयार है। मैं और बारी फौरन निकल पड़े। हाके वालों में पटाखे और अनार भंट दिए गए। 2-2 आदमी आतिशबाजी चलाने के लिए बैठाए गए और हाथी वालों को कहा गया कि हाथी हाके के पीछे पीछे रहें। ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि बाघ को पेट भरने और आराम करने का बहुत शौक होता है और वो नज़दीक ही कहीं टिक जाता है।
इस हिसाब से अब बाग गहराई में आ चुका था। मैं और बारी मचान पर चढ़ गए और गुलाम हुसैन अपनी जगह पहुंचा। मैंने विसल बजाया, हांका शुरू हो गया। हांके वाले जानवर निकालकर मचान के सामने से होकर गवर्नमेंट फॉरेस्ट में दाखिल हो रहे थे। हम चुपचाप देख रहे थे। जानवरों को तो कोई फिक्र ही नहीं थी, मगर जब 4 जंगली कुत्ते नजर आए तो हमें सब्र करना पड़ा। अगर मौका मिलता तो मैं उन्हें नज़रअंदाज न करता, क्योंकि वो बहुत खतरनाक होते हैं और मौका मिले तो इंसान पर भी हमला कर देते हैं। ये झुंड में होते हैं। इस वक्त मजबूरी थी, फायरिंग नहीं की जा सकती थी। जब हाका बाग के करीब पहुंचा तो वो इस ताज़ा मुसीबत से घबरा गया और मुंह फाड़कर 2-3 खौफनाक दहाड़ मारी, जिसे हाके वाले भी घबराकर जोर से शोर मचाने लगे। फिर जंगल में हर तरफ आग का समा बन गया। जहां जहां बाग कदम बढ़ाता आग की बारिश नजर आती। आखिर वो मचान वाले रास्ते को ही खतरनाक न समझकर उसी रास्ते से आगे बढ़ गया। मचान से लगभग 100 गज के फासले पर वो एक जगह खड़ा हो गया। कभी अंगड़ाई लेता, कभी इधर उधर देख रहा था। आखिर कुछ और आगे बढ़ा और खड़ा होकर शायद जंगल में घुसने के लिए छलांग लगाने ही वाला था कि मैंने राइफल संभाली। पोजीशन बहुत अच्छी थी। मैंने गर्दन को निशाना बनाकर फायरिंग कर दी। निशाना ठीक बैठा। वो एक बुलंद चीख के साथ लगभग 10 कदम पर गिरा और करीब के 1 साल के दरख्त को चबा चबा कर तोड़ डाला, मगर जख्म भारी थे। गिरा तो दोबारा उठ न सका और थोड़ी देर में दम तोड़ दिया। हमने जूते उतारकर ऊपर फेंके, कोई हरकत न हुई। फिर हमने करीब जाकर देखा तो बहुत बड़ा बाघ था। नाप में लगभग 9.5 फुट था। हाथी बान ने अपनी जुबान से कुछ कहा तो हाथी उसे स्नूट में उठाकर गर्दन तक ले गया और रेस्ट हाउस तक पहुंचा दिया। खान बहादुर साहब ने खुशी से गले लगाया और बोले, मैंने ना कहा था, इसका इंतज़ाम तुम्हारे हाथों से होगा। कितना मोटा हो गया है, न जाने कितने लोगों को हजम किया होगा। और डेप्यूटी कमिश्नर साहब को फ़ोन किया, वो भी तुरंत आ पहुँचे और मुबारकबाद दी। और इस तरह कंबर देवी का ये खूंखार मैन ईटर बाघ मारा गया। करीबी गांव के लोगों ने हमें दुआएं दी और सबने राहत की सांस ली।